क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ में जो विशेषज्ञ हैं वो बाल शिक्षा व बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं। हम लोग बहुत चिंता करते रहते हैं कि बच्चों की शिक्षा में साहित्य कैसा हो, और हम लोग ये भी सोचते रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नासमझ होते हैं। हम ये भी सोचते रहते हैं कि बच्चों में अपनी खुद की समझ नहीं होती है। हम ये भी सोचते रहते हैं कि बच्चे को साहित्य से व्याकरण समझाएं या व्याकरण से साहित्य समझाएं। हम बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं कि बच्चे को आखिर समझाएं कैसे। और मैं उस व्यक्ति को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता हूं जो बिना कुछ बोले भी समझा दे और बिना कुछ बोले भी समझ जाए। ये काम अगर सर्वाधिक श्रेष्ठ कर सकती है तो वो माँ कर सकती है। आप देखिए, एक अबोध बालक से वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातें कर सकती है, और वो उस अबोध बालक की बातों को बगैर कहे समझ सकती है। आप देखिए कि ये साहित्यकार का ऐसा ही कुछ काम है। हम बड़े हैं, हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो हमें बच्चा होकर के लिखना पड़ेगा। हम बड़ों के लिए नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम उन लोगों के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर हम लोग कभी कभी विद्वान हो जाते हैं, कभी हम अपना ज्ञान उसमें झाड़ने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही नासमझ है और इसके लेवल पर आकर के मुझे लिखना पड़ेगा, उसमें और भी हम लोग खराब हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब इसके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करनी होती है, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी सोचता और अपनी तरफ से कुछ सोचने भी लगता हूँ। तो मुझे लगा कि 2 साल का बच्चा रंगीन चित्र को समझने लगता है। 3 साल का बच्चा जो है वो जिज्ञासु हो जाता है और जानने और समझने का प्रयास करने लगता है। 4 साल का बच्चा सूरज, चांद, सितारे, जीव जंतु, गाय, हाथी, इसके बारे में जानने लगता है। और 5 साल का बच्चा आपसे प्रश्न करता हो जाता है। 5 साल का बच्चा कहानियां सुनता है, कहानियों पे प्रश्न करता है, कविता सुनता है, कविता पे प्रश्न करता है। हम अपने 5 साल के बच्चे से और 2 साल के बच्चे से अपनी बात शुरू करते हैं। 2 साल के बच्चे के लिए शिक्षा के समय उसको पढ़ाते वक्त क्या सोचा जाए, और जब वो 3 साल का हो तो क्या सोचा जाए, और जब वो 4 साल का हो तो क्या सोचा जाए, और 5 साल का हो तो उसके लिए कैसा जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। साहित्यकार लिखते समय ये सोचता ही नहीं कि मैं इस बच्चे की उम्र में वो कितना तक समझता है, मुझे उस स्तर पर जाकर के बात करनी है। इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ में 2 तरह के लोगों का होना जरूरी था, जिसमें एक बाल साहित्य को रचता हो और एक वो जो बाल साहित्य का उपयोग कर रहा हो। हमारे पास में ये दोनों शख्सियत हैं, जिसमें मैं अगर ये कहूँ कि सुषमा सिंह जो कि बाल साहित्य रचती हैं, जिनकी किताब नन्हा पाखी, कच्चा पापड़, प्रतिनिधि बाल संग्रह जो कि अकादमी ने छापा, उसमें आपका साझा साहित्य है बाल साहित्य के लिए। और इधर शालिनी जी हैं जो कि फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से आती हैं, लेकिन वो एक शिक्षिका हैं, और डीपीएस जैसे जहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल क्लास का बच्चा पढ़ता है, वहाँ पर आप पढ़ाती हैं, पढ़ाती रही हैं। और अगर जैसे कोविड काल में तो बहुत लोगों ने अपना जो है पढ़ाना अभी बंद कर रखा है, लेकिन पढ़ाती रही हैं। और फिर वो उन बच्चों को भी पढ़ाती हैं जो किसी जो घर आकर के पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ाती हैं, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाती हैं। और
आप फिर गेस्ट फैकल्टी भी रही हैं बिशप कॉटन कॉलेज में, विमेंस कॉलेज में, ये बेंगलोर से हैं, और सुषमा जी दिल्ली से हैं। तो मैं इन दोनों शख्सियत को अपने बीच में पा करके, और इस विषय पर कि चाइल्ड एजुकेशन और लिटरेचर, इसका क्या संबंध है, लिटरेचर कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के और मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सुषमा जी से ही बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आप रचयिता हैं, आप बाल साहित्य रचती हैं, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बाल रचनाकार बड़े लोगों के लिए भी रचनाएं लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल साहित्यकार बालकों के लिए ही साहित्य रचता हो, तो वो अन्य कविताएं भी लिखती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाल शिक्षा में साहित्य पर बात करने के लिए हैं। तो मैं सुषमा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप लिखती हैं तो आपके दिमाग में बच्चा किस रूप में होता है, और फिर आप क्या सोचती हैं कि बच्चे के लिए क्या रचा जाए, कैसे रचा जाए। तो इस पर आप कुछ बात करें। और जो आपने नन्ना पाखी और कच्चा पापड़ आपने लिखा, तो उस समय आपके जहन में किस उम्र के बच्चे थे और आपने इसमें लिखना कैसे शुरू कर दिया? जी, सबसे पहले जब भी मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो मशहूर शायर बशीर बद्र जी की कुछ पंक्तियां मुझे अनायास ही जहन में आ जाती हैं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, हाँ, एक शेर कहते हैं मुझे भी कि याद आता है। वो ये कहते हैं एक जगह पर कि नन्हे मुन्ने बच्चों को तुम चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो हम जैसे हो जाएंगे। जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ सुषमा। तो कहा जाता है वैसे कि बच्चों के लिए लिखना बहुत कठिन काम है, पर सच मानिए जब मैं बच्चों के लिए लिखने बैठती हूँ तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं तो खुद भी बच्चा बन जाते हैं, और अल्लड़पन, वो शरारतें और बचपना मन को अंदर तक कहीं ना कहीं खुश कर जाता है। और बच्चों के लिए लेखन ऐसा हो कि उन्हें लगे कि उनके मन की बात हो रही है। तो जैसे बच्चे कुछ सुने ना तो उन्हें लगे अरे ये तो मेरी ही बात है, इन्हें कैसे पता चला ये बात। तो और बच्चे जब कविता को गाएं और सुने या पढ़ें तो वो उसके साथ जुड़ जाएं, उसमें खो जाएं। और ये तभी संभव होता है कि जब एक रचनाकार जो है खुद को अपने बचपन में ले जाके सोचे, या खुद बच्चा बन के सोचे, उस स्तर पे जाके सोचे, तभी वो रच सकता है बाल साहित्य। और जैसे मैं एक रचना अगर आप कहें तो मैं सुनाती हूँ। सुनाइए, जरूर सुनाइए। जी, जैसे एक मेरी रचना है क्यों है, ये मधुबन प्रकाशन की क्लास 4 में लगी हुई है रचना ये। अच्छा अच्छा। माँ ये बस्ता भारी क्यों है, कॉपी इतनी सारी क्यों है, फूलों के संग कांटे क्यों है, टीचर हरदम डांटे क्यों है, अरे वाह। कठिन से ये एग्जाम क्यों है, टीचर देती काम क्यों है, मंडे जल्दी आता क्यों है, संडे आकर जाता क्यों है, सुबह बहुत। सुबह नहाना क्यों है, हाँ। जल्दी स्कूल जाना क्यों है, झूला झूलूं खूब मैं खेलूं, खेल में ये व्यवधान क्यों है, ये सब सुन माँ हंसकर बोली बेटा तू परेशान क्यों है, सारे काम है बहुत जरूरी, आजा खा ले हलवा पूरी। अरे तो वाह। मुझे लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो शायद उन बच्चों के मन में ये आता है सुबह सुबह जल्दी उठना है, क्यों हाँ, जाना है, संडे बिल्कुल। है तो संडे ही रहे, मंडे आया ही क्यों है, और हाँ ये सारी चीजें। हाँ, बच्चे तो बात भी करते हैं ये। आपने जी बहुत अच्छी कविता रची। और ये बात सही है कि बच्चा वही पढ़ना चाहता है जो उसके साथ में घटता है। जी, तो अब तो मैं मुझे जो है, ऐसा लगता है हाँ कि हाँ, जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कि जब भी बच्चा ये पढ़ेगा कविता तो वो खुद को जोड़ पाएगा, तो ये एकदम सोचेगा अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी नहाना नहीं चाहता, मुझे भी ठंड लगती है, सुबह उठना नहीं चाहता, तो वो हाँ, उसे मन करके पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी कह रही हैं आप। बहुत अच्छी कविता थी। और अब मैं शालिनी जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं
तो क्या कुछ ऐसा ही आप भी सोचती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, रचनाकार ऐसा ही होना चाहिए? और आपको ये भी लगता है कि बच्चों के साहित्य को रचते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए? तो एक्चुअली बच्चों का जो साहित्य से रिश्ता है, मेरा मानना है वो तब से शुरू हो जाता है, जब से वो अपनी माँ से, दादी-नानी से कहानियाँ सुनते हैं या लोरियाँ सुनते हैं। तो वो साहित्य का हिस्सा ही है। तो बिल्कुल। और जो स्कूली शिक्षा है या वो जो समाज से सीखते हैं, वो उसके बाद शुरू होती है। तो बच्चे तो बचपन से ही साहित्य से जुड़े होते हैं। और उसके बाद जैसे-जैसे स्कूली शिक्षा में वो घुसते हैं और हम अध्यापक साहित्य को उन तक पहुँचाते हैं, हुँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी चीज़ एक कहानी में बदलकर, कविता में किसी भी घटनाक्रम को अगर हम कहानी में, कविता में, नाटक विधा में अगर बदलकर बच्चों के सामने रखें, तो उसकी जो छाप होती है, वो शायद हमेशा रहने वाली होती है। एक अमिट छाप बच्चों के ऊपर रहती है। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसा हम जानते हैं कि एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है हमारा हुँ, और बच्चे जो हैं जिनको कि हम भावी पीढ़ी कहते हैं, तो उस पास्ट से भावी पीढ़ी को जोड़ने का जो एक माध्यम है, सबसे आसान तरीका वो साहित्य है। तो हम बहुत ही साहित्य को कम शब्दों में रचकर भी एक बहुत अपनी हिस्टोरिकल इवेंट्स को, पुरानी बातों को कम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम में बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है जब वो इस तरह से रचा गया है कि कोई बात है, कोई कहानी है। अब जैसे वो लक्ष्मीबाई वाली एक कविता है, वो शायद हर बच्चे को याद है, हर हाँ, छोटे हाँ, बच्चे को। और हाँ, वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी घटनाक्रम है, वो बहुत कम समय में बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। एक और चीज जो मुझे लगती है कि बाल साहित्य में छोटे बच्चों को पढ़ाते समय, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोग शहरों के स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हुँ, तो बहुत सारी चीजें जैसे आंगन, अटारी, छज्जा, हुँ, ऐसी सब चीजें से वाकिफ नहीं है हमारे नए बच्चे, नई जनरेशन। हाँ, तो जब कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वो छोटे-छोटे शब्द बच्चों तक पहुँचते हैं और वो प्रश्न करते हैं, तो लेखक वो शब्द लिखता है और हम उसको इंटरेस्ट के साथ अपने बचपन की कहानियों से जोड़कर उन तक पहुँचाते हैं। तो शायद हम खुद बच्चा बन जाते हैं उस समय और बच्चों को वो जब उन चीज़ों को रिपीट करते हैं कि मैडम वो वाला बताइए जो आपने पिछली क्लास में बताया था, वो शब्द के बारे में कहानी। तो आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, जो हाँ। हम पर भी रह जाता है और बच्चों पर भी रह जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ब शालिनी जी, आपने बताया कि बच्चों को जो है साहित्य को रचे जाते समय किन चीज़ों को ख़ास तौर से हम लोग ध्यान दे पाते हैं। जैसे अब जो आजकल के बच्चे हैं, ऐसा कहा जाता है कि अब परियों की कहानी, राजा-रानी की कहानी, ये कहानियाँ अब पुरानी होने लगी हैं। अब आपको कहानियों में नयापन लाना पड़ेगा। जी, अब आपके कहानी में कोई मोबाइल भी आएगा, आपकी कहानी में कोई कंप्यूटर भी आएगा, आपकी कहानी में अब चीज़ें बदलने लगेगी। तो ये सब चीज़ें भी उसके अंदर आने लगेगी, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि साहित्य से बच्चा क्या सीख पाता है। तो जैसे साहित्य से बच्चा नए शब्द सीखता है, जी, साहित्य से कल्पना करनी सीखता है, साहित्य उसके सामने एक इमेजिनरी पिक्चर खड़ी करता है। और आपको बिल्कुल। पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कार्टून और ये जो चित्रों वाली किताब सबसे ज़्यादा जी, अच्छी लगती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम, आज जो साहित्य रचा जाए, उसमें कैसी शब्दावली काम में हो, आप हाँ, पुराने को नए से जोड़ करके भी रखें। जैसे आपने कहा कि आंगन जैसे नाम आने चाहिए, चौबारे जैसे नाम आने चाहिए, आपकी रचनाओं में ऐसे शब्द नए-नए आने चाहिए जो पुराने और नए के बीच में योजक कड़ी बने। तो जी, सुषमा जी, अब जो जी, कहानियाँ लिखी जा रही हैं या बाल गीत लिखे जाते हैं, जैसे अभी आपने कविता सुनाई वो बहुत अच्छी थी।
एक तो कविता में स्वयं शामिल होने चाहिए, जी, मतलब बच्चे ऐसा लगे कि मैं भी हूँ उसमें। मैं हूँ, और मेरी भी दूसरा, जिंदगी वो बिल्कुल ऊबाऊ नहीं हो, है। जी, रचना कभी भी ऊबाऊ नहीं हो। और और बच्चों को पढ़ करके सुनाए रचना, बिल्कुल। तो पढ़ करके सुनी हुई रचना उससे ज्यादा अच्छी तरीके से सुगम्य होती है, जल्दी समझ में आती है। जी, तो सुषमा जी, मैं ये जी, जानना चाहता हूँ कि आप जब रचना लिखते हैं तो उसमें आप इन बातों का ध्यान रखती होंगी कि वो अप्रत्यक्ष बात कही जाए, उपदेशात्मक न हो, और जी, बातचीत जो है वो उसका मुख्य माध्यम रहे, आप बात करते जी, करते अपनी कुछ बात कहें। तो ऐसा ही कुछ आप रचना करते समय सोचती हैं? आपकी ऐसे कोई उदाहरण आपकी रचना का हो तो आप जरूर दें। जी। हाँ जी। देखिए, अगर हम अपने बचपन की बात करें, तो हम्म, हमने कोर्स की, जैसे अभी शालिनी जी ने भी बताया कि झांसी की रानी कविता हम सब अच्छे से हमें याद है, मतलब हम उसको भूल नहीं पाते उस कविता को। तो हमने भी किताबों में सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाओं के साथ साथ कबीर और तुलसीदास के दोहे और पदों को पढ़ा है, उन्हें गुनगुनाया है, और इतने बरसों बाद भी कहीं ना कहीं वो हमारी स्मृति पटल पर वैसा का वैसा है। हम्म, तो जैसे कि अभी शालिनी जी ने झांसी की रानी का जिक्र किया, या सूर के दोहे पद लिए जाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ये रचनाएं आज भी सुनने में और सुनाने में उतनी ही खुशी मिलती है। ऐसा साहित्य जो बचपन में पढ़ा गया लेकिन बाल मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक हम उन्हें भुला नहीं पाए हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर जैसे मैं आज के वरिष्ठ साहित्यकारों की, शेरजंग गर्ग जी हैं, बाल स्वरूप राही हैं, दिविक रमेश हैं, प्रकाश मनु हैं, उनका सुनको जब मैं सुनती हूँ तो उनको सुन के मुझे ये समझ आया कि बाल साहित्य ऐसा हो कि जो बिना पानी में उतरे पानी के गोते लगवा दे, हाँ या हाँ बिना आकाश में बिल्कुल, उड़े बिल्कुल। हाँ, हाँ। चारों लोगों की सैर करवा दे। ऐसी दुनिया जो नटखट हो, रंग बिरंगी हो, रोचक हो, और एक खिलंदड़ापन लिए हुए हो, और हाँ साथ साथ में कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा ऐसे दी जाए कि पता ही ना चले बच्चों को कि उन्हें शिक्षा दे दी गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप कहें तो मैं अपनी ऐसी एक रचना बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य आपको रखिए। सुनाना हाँ चाहूंगी। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे जी, सामने उन रचनाओं के उदाहरण भी हों जो रचनाएं रचनाकारों को लिखते समय ध्यान रहती है या लिखते समय वो ध्यान रखते हैं। जी, जैसे मैंने अभी कहा कि नटखटपन हो, खिलंदड़ापन हो, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। हाँ तो हाँ, मैं ऐसी रचना सुनाती हूँ। स्वागत। पानी की गठरी, हम्म, मुंह में अपने पानी भरकर बैठे बादल गोल मटोल, हम्म, छेड़ दिया चंदा चाचू ने, हवा ने दे मारा एक झोल। हम्म, हंसी हंसी में बादल ने जैसे ही मुंह खोला, जाकर पड़ा मेंढक पर पानी का एक गोला। हम्म। टर 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 मेंढक टर्राया, भागो भागो भाई, ये बड़ी पानी की गठरी किसने यहाँ गिराई। अरे वाह। वाह! तो ये जैसे, और एक छोटी सी रचना और मैं आपको सुनाती हाँ हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत। रंग बिरंगा ओढ़ दुशाला, शान से निकले मोटू लाला। रंग बिरंगा ओढ़ दुशाला, शान से निकले मोटू लाला, सिर पर टोपी लाल लगाई और आंखों पर चश्मा काला। अरे वाह। अकड़ अकड़ कर कदम बढ़ाए, बड़ा सा गड्ढा देख न पाए, उसमें गिर गए मोटू लाला, लोजी हो गया गड़बड़ झाला। अरे वाह। तो कितनी प्यारी। ऐसी ऐसी कुछ रचना ये कि जिसमें खिलंदड़ापन है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। कोई जैसे गिरा है, लुढ़क गया है कोई, तो ये बच्चों को बड़ा गुदगुदाती हैं ये चीजें ना। हाँ हाँ, तो इस तरह की है बिल्कुल बिल्कुल। रचना। हाँ। और जैसे कि अभी हम कैसा बाल साहित्य दिया जाए या किस तरह से हम लिखें, उस पर आपने बात की है। हम्म, तो अगर हम आज के बाल साहित्य की बात करें तो आज के बच्चे पहले की तरह अनजान नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंटरनेट की दुनिया है आजकल, तो इंटरनेट की दुनिया ने उन्हें सोचने और समझने का व्यापक दायरा दिया है। वो बिल्कुल पहले से ज्यादा जागरूक बालक हैं। हम लोगों के समय में इंटरनेट नहीं था, हम उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आज का जो बालक है वो बहुत जागरूक है, और बिल्कुल। उसके पास व्यापक तकनीक है। बहुत अधिक सोचना समझना, तर्क के साथ समझना चाहता है आज का बालक। हम्म, तो जब मैं बाल कविताएं लिख रही होती हूँ तो देविक रमेश जी जैसे वरिष्ठ बाल साहित्यकार का एक कथन मुझे एकदम ध्यान आता है
कि बाल साहित्य उपदेश देता हुआ ना हो, उपदेशात्मक ना हो, कहीं भी बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये चीज मैं जरूर ध्यान रखती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब जो आज जो रचनाकार हैं उन्हें ये सोचना होगा जब वो बाल साहित्य लिखते हैं कि कल्पनाओं की दुनिया की सैर के साथ साथ मजेदार और खिलंदड़ापन, हास्य का पुट हो, शरारत और छेड़छाड़ लिए हो, लेकिन उसके साथ साथ तकनीकी जमीन पर लिखा गया साहित्य। क्योंकि आज का बच्चा जो है बहुत जानकार है, तो तकनीकी जमीन पर लिखा गया हो, बच्चा ना समझ नहीं है ना समझ नहीं है। और आज के बच्चे दुनिया को अपने तरीके से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो हमें उनकी जरूरतों को, उनके मनोविज्ञान को समझना होगा और उनकी अभिरुचि के अनुसार हमें लेखन करना होगा, ताकि बच्चे उन रचनाओं को उनके साथ जोड़ सके, रचनाओं के साथ खुद को। बाल साहित्यकारों को वो पुराने घिसे पिटे विषयों को छोड़कर नए रंगों की रचना रचनी होगी। और जिनकी जो मनोविज्ञान के साथ साथ बात आती है भाषा शैली की, जो भाषा शैली जो ऐसी हो बच्चों को प्रभावित करे। अगर हम गूढ़ भाषा डाल देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि थोपी जा रही है भाषा उनपे। तो ऐसा प्रयोग, जैसे अब हम अगर गूढ़ हिंदी का प्रयोग करने लगे, लेकिन अब आज का बच्चा स्कूल को तो स्कूल ही कहेगा ना, विद्यालय नहीं कहेगा। और हम उसकी जगह विद्यालय डाल दें तो बच्चा उससे जुड़ नहीं पाएगा, समझ लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन जुड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह की रचना हो। और जैसे आज की तकनीकी की आपने बात की, तो उस तकनीकी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें, तो आजकल बच्चे बहुत देखते हैं तो एकदम उसे लेने को आतुर हो जाते हैं, चाहे वो 1.5 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो। तो वो तकनीकी जो भाषा और ज्ञान और आज का जो साहित्य है वो आज की जो बच्चों की नॉलेज है उससे मिलता जुलता हो। तो अगर आप कहें तो एक बहुत कविता है, एक छोटी सी, एक मोबाइल ला दो ना। हाँ जरूर सुनाइए। दादी तुम हो कितनी प्यारी, एक मोबाइल ला दो ना, पापा जी से कहकर उसमें इंटरनेट डलवा दो ना। व्हाट्सएप पर मेरी दादी तुमको चैट कराऊंगा, सुंदर फोटो खींच तुम्हारी डीपी रोज सजाऊंगा। अरे वाह। बोर ना तुमको होने दूंगा, रोज भजन सुनवाऊंगा, जब भी बोलोगी चाचू से लंदन बात कराऊंगा। अरे वाह वाह वाह। छोटी सी गुड़िया की तुमको फोटो रोज दिखाऊंगा, ऑनलाइन पर तुमको दादी शॉपिंग रोज कराऊंगा। अरे वाह। मान भी जाओ मेरी दादी एक मोबाइल ला दो ना, पापा जी से कहकर उसमें इंटरनेट डलवा दो ना। अरे बहुत तो इस तरह की रचना जो बच्चों को जोड़ सके। बहुत सही कहा आपने। आपकी कविता में जो हम चाहते थे वो सारी चीजें आ रही है, क्योंकि अब जो रचनाकार है, बच्चे जो है वो उस कविता में वही ढूंढना चाहते हैं जो वो आसपास में देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। और सुषमा जी, अब मैं शालिनी जी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऐसी कविताओं का आप अगर उपयोग पढ़ाने में करती हैं शालिनी जी, तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं एक बात और बिल्कुल। और हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी बात मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ कि जैसे शायद पढ़ाने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शालिनी जी, आप जैसे बच्चे को सबसे पहले आप जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसको बोलना सिखाने की तरफ जाते हैं। तो निश्चित रूप से बोलने, कविता बोल करके सुनाई जाए और वापस बोल के सुनी जाए, नंबर 1। बोलने के बाद में हम उसको सुनना सिखाते हैं और सुनने के बाद में हम फिर उसे पढ़ना सिखाते हैं। तो पहले बोलना, सुनना, पढ़ना और सबसे बाद जाकर के उसे लिखना सिखाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बोलना, सुनना, पढ़ना और फिर लिखना। बिल्कुल सही। तो आप जब सोचती हैं कि जब उन्हें बोलना सिखाना है तो आप कैसी रचना चाहती हैं? जब आप सोचती हैं कि उसे सुनना सिखाना है तो आप कैसी रचनाएं चाहती हैं? और जब उसे पढ़ना सिखाना है तो आप कैसा चाहते हैं? और लिखना के लिए आपको कैसी रचनाएं चाहिए? जैसे मैंने बताया था कि व्याकरण, हम ट से टमाटर कहते हैं, बिल्कुल, ये व्याकरण हुआ। लेकिन अब मुझे तो ये सोचना चाहिए कि दुकानें, हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम करें कि स्कूल में दुकानें लगाएं फ्रूट्स की,
और छोटे छोटे बच्चों को वह ले जाएं और वहीं पर बताएं कि ये देखो ये टमाटर है। तो ट से टमाटर पढ़ा, किताब खोल करके पढ़ाने के बजाय उनको ट से टमाटर ऐसे सिखाया जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। शालिनी जी, आप क्या सोचती हैं? ऐसा है कि जब छोटे बच्चों की रचनाएं हैं, जो कि ऑलरेडी एक साहित्य है जो इतने सालों से चला आ रहा है, तो बहुत छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको सुनने में ही सिखाया जाता है, तो वो रचनाओं में लयात्मकता ज्यादा होती है। हाँ, भाषा में मात्राओं की मात्रा कम होती है, बहुत साधारण होती है, और लयात्मकता पे, धुन पर, राग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ताकि, क्योंकि कई बार हमें अपना बचपन भी ध्यान है, और मैं और बच्चों को भी देखती हूँ कि उनको वो लय याद रहती है, शब्द गलत हो जाते हैं, लय गलत नहीं होती। तो पहली शर्त ये हुई कि फिर रचनाएं गेय होनी चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल, हाँ, उनमें लय होनी चाहिए, वो गेय होनी चाहिए, और उनका तुकात्मक अंत होना हाँ, चाहिए हर हाँ, छंद का, ताकि बच्चे बहुत आराम से उसको कानों में वो गुनगुनाते रहें। हाँ, और धीरे धीरे जब बच्चे उनको बोलना शुरू करते हैं, तो निश्चित ही छोटे बच्चे, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी कम होती है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि हम देखते हैं किताबों में जो सिलेबस में लगी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे में, कि वो आसान होते हैं शब्द, और शब्दों के माध्यम से प्रकृति की छोटी छोटी बातें उनको समझाई जाती हैं, रिश्तों की छोटी छोटी बातें, दादी, नानी, माता पे, भाई बहन पे रचनाएं होती हैं। हाँ, बहुत नॉर्मल है, ये दिखाई देता है हमें। हाँ, प्रकृति पे, सर्दी पे, जाड़ा, ठंड, गर्मी पर, सावन पे, ऐसी छोटी छोटी, तो उनको ऋतुओं के बारे में पता चलता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी पहुंच गई, और रचनाएं भी उनको समझ में आ गई, और तुक में है, लय में है, तो वो समझ में आ गया। अब जैसे जैसे लिखने की बातें आती हैं आगे, फिर उनकी वोकैबुलरी का, यहाँ इस स्टेज पे क्लासेस में वोकैबुलरी का ज्ञान भी देना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हम शब्दों के बढ़ाने पर, तो करिकुलम में इस तरह से तैयारी होती है कि कुछ ऐसी कविताएं जो कि ऐतिहासिक भी हैं, और उनमें लय तो है ही, साथ साथ कुछ कठिन शब्द भी, जिसे कि छात्र समझ सकते हैं। हाँ, और हिंदी के पूरी रचना में 3 या 4 हिंदी के ऐसे शब्द जिनके एक दूसरा अर्थ, साधारण अर्थ है, हाँ, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। हाँ, तो ये तरीका है, और धीरे धीरे इस तरह से स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी क्लास 5 तक आते आते बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ, और फिर और बड़ी क्लासेस में अगर जब हम आते हैं, तो फिर तो बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं, जो कि जिनमें आनंद आता है, जिनके अर्थ इस तरह के हैं कि लिखा कुछ गया है, और अगर हम उनका अर्थ निकालने जाएं तो पूरा दिन हम उसी में खोज सकते हैं, और इतना आनंद आता है कि हम भी उसको समझ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं। जैसे कि कबीर के छंद की बात करें अगर हम, हाँ, तो जब कबीर ने रचे होंगे, कबीर ने, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि शायद जब तक जीवन रहेगा तब तक ये इतने ही सार्थक रहेंगे। हाँ, तो आज भी अगर हम उन्हें गाएं या बच्चों को समझाएं, कितना ही बड़ा बच्चा हो, कितने ही बड़ा इंसान हो, हम सब उतनी ही खूबसूरती उससे उसको ग्रहण करते हैं। तो ये सब है हाँ, ऐसा कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह की रचनाएं, कभी गाने में सुंदर, कभी शब्दों में सरल, कभी शब्दों में थोड़ी कठिन, कभी हमारे इतिहास को दर्शाती हुई, कभी रिश्तों पर प्रकाश डालती हुई, तो आगे आगे कभी जीवन की सच्चाइयों और मूल्यों को बताती हुई रचनाएं हैं। और खाली कविताएं ही नहीं, कहानियां, नाटक, बहुत विधाएं हैं जिसमें साहित्य रचा गया हाँ, है, रचा जा चुका है, जो कि असीमित है। बिल्कुल, बिल्कुल। शालिनी जी, मुझे याद आता है कि जब मेरा पोता बहुत छोटा था, जी। तो मैं जब वो रात को सोते तो वो मुझे कहता है कि दादी कहती है अक्सर मुझे उसकी कि इसको कुछ सुनाओ। अब मेरे लिए बहुत कठिन होता है कि मैं बच्चे को क्या सुनाऊं, इतना छोटा बच्चा है। जी। तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उस समय एक सीरीज पूरी की पूरी चटुक बटुक शास्त्री के नाम से मैंने लिखी। अब मैंने बहुत। उसको पहले समझा है कि एक चटुक है, एक बटुक है, ये 2 पात्र, और इन ये दोनों, मतलब मेरे जहन के अंदर लिलिपुटियंस, आपको पता हो तो गुलिवर ट्रेवल्स के अंदर जो लिलिपुटियंस हैं, जी, वो मेरे बिल्कुल चटुक बिल्कुल। बटुक पात्र होते थे। मैंने हम्म। उनको चटुक बटुक बनाया था, हम्म। मैंने उसका भारतीयकरण कर दिया, और हम्म। मैंने कहा ये चटुक बटुक हैं, इनको जो मेरा पात्र है वो जेब में डाल के स्कूल ले जाता है,
और वो बीच में से निकल करके सब बच्चों के बीच में घूमता रहता है। तो बिल्कुल। ये मैं उसको कहता है कि जब हम खाना खाने गए तो वो चटुक उठ करके आकर के प्लेट में बैठ गया और प्लेट से वो ऊपर चढ़ करके गिलास पे चढ़ने लगा और स्ट्रॉ के ऊपर बैठ गया। तो वो इन बातों पर उसको बहुत हंसी आती है और मैं कहता वो चटुक गिर गया अंदर शरबत के अंदर, अब वो उसको निकाल रहा है। मैं इस तरीके के पात्र घड़ करके उसको सुनाता। अब वो बड़ा हो गया है, तो मैंने भी अब जब मैं उसको कहानी सुनाता हूँ तो मैं उसको ये कहता हूँ कि देखो, जैसे अब मैं, उसका नाम निहित है, तो मैं कहता हूँ कि डिटेक्टिव निहित। अब मैंने उसको जो सुनाता हूँ कहानी, उसका नाम है डिटेक्टिव निहित। अब मैं रात को एक एपिसोड बनाता हूँ और उसको डिटेक्टिव बना करके और मैं वो सारी की सारी बातें उस बच्चे को बताता हूँ कि चोरी हो तो कैसे पकड़ा जा सकता है, चोर चोर क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, कैसे अंदर घुसते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे अब उसको इन सब बातों की जानकारी दी। बिल्कुल। तो मैंने उस बच्चों का एक ग्रुप बहुत बना सुंदर। रखा है जिसमें 4-5 बच्चे हैं जो मिलकर के ये काम करते हैं और हर रोज एक नया एपिसोड बनाता हूँ और उसको सुनाता हूँ। अब मैंने भी पैटर्न बदला क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, तो अब उसको रहस्य और रोमांच की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। तो मैंने कहानियों के पैटर्न बदले, उसकी बातचीत करने का तरीका बदला। तो सुषमा जी, मैं ये चाहता हूँ कि रचनाओं में समय और बच्चे की उम्र के साथ साथ में रचनाओं में बदलाव, और जैसा कि शालिनी जी कह रही थी कि हम अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रचनाओं का जो है ध्यान रख करके लिखें। मैं ये जानता हूँ कि बहुत बड़े रचनाकार भी बच्चों के लिए लिखते रहे और कई बार तो ऐसा आया कि पंचतंत्र जैसे रचनाकार ने भी अपना छद्म नाम से पंचतंत्र लिखा। कारण वो ये समझते हैं कि मैं तो बड़े लोगों के लिए लिखने वाला रचनाकार हूँ, मैं बच्चों के लिए लिखूंगा तो जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। और मुझे पता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि वो एक कहते हैं ना कि हर एक बड़े आदमी में एक बच्चा छुपा हुआ रहता है अंदर, और वो उसी बच्चेपन को ही देखना और पढ़ना चाहता है। अब जैसे अभी जो मेरा बच्चा है वो, मैंने आज उससे बातचीत की। मैंने कहा बेटे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? तो आपको आश्चर्य होगा कि उसने मुझे जो 2-4 नाम बताए उनमें से एक नाम था विम्पी किड। एक किताब है विम्पी किड है ना। तो मैंने उसको मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार विम्पी किड में क्या है? तो उसने बताया कि एक बच्चा है जो बड़ा आदमी हो गया है लेकिन वो अपने बचपन की बातें लिख रहा है। अच्छा। और मैं उसके बचपन की बातें पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्या है? तो उसने बताया कि जब वो छोटा था, जैसे वो 3 ब्रदर थे, मतलब एक बहन 2 भाई। तो वो एक बार कहीं रिसोर्ट पर घूमने गए तो लॉकर की चाबी जो है वो उस बच्चे के हाथ से गुम हो गई। अच्छा। और बाद में उसका इतना बवाल मचा कि उसके बाद में उस बच्चे को ध्यान आया कि सब तरफ ढूंढ रहे हैं और सारे होटल को उन्होंने सर पे उठा लिया है उनके पेरेंट्स ने। बाद में उस बच्चे को चाबी जेब में मिल गई, उस आदमी को, लेकिन उसने बताया नहीं अपने पेरेंट्स को कि अब मैं बताऊंगा चाबी मेरे जेब में है तो मुझे ज्यादा डांट पड़ेगी। तो उसने बताया ही नहीं। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि उसने जाकर के, वो कहीं उसकी जेब से न निकल जाए, उसने उस चाबी को उठा करके और बाथरूम में ले जा करके टॉयलेट में डाल दी ताकि वो मिले ही नहीं। अब उसने इस घटना को लिखा और उसके बाद में वो पढ़ करके वो, मतलब ये कह रहा है कि वो बच्चा कितना स्मार्ट था कि आज वो इस चीज को रियलाइज कर रहा है और अब वो ये सोच रहा है कि दे देता चाबी तो ज्यादा अच्छा होता है ना, पेरेंट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेकिन वो पेरेंट्स के डर के मारे और खराब काम कर रहा है। ऐसे वो एक्सपीरियंसेस हैं। और आश्चर्य होगा आपको कि इसके 16 जो है वो इसके सीरीज निकल चुकी है। और वो इस किताब को लेकर के आया है और उसने कहा कि मेरे अब स्कूल लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें ले जाने नहीं देते हैं, तो फिर मेरा एक बच्चा लेकर के आया था, तो अब हम लोग शेयर करके पढ़ते हैं। तो मैंने उसको पूरी 16 की सीरीज ला करके दे दी। मैंने कहा तू ये खुद पढ़ और दूसरे बच्चों को भी पढ़वा।
तो इस तरीके से हम लोगों को बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, अब हमें ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सुषमा जी, आप सोचिए जी कि जैसे बच्चे के साथ में प्रश्नोत्तर होने चाहिए उसमें रचनाओं में, खेल खेल में बताए जाने वाली चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बादलों के बनने को, बादलों के गिरने को, मेंढक की प्रतिक्रिया आपने टर टर करके और उसको बताया, तो ये बहुत सहज है जी जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। जी अब धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूंगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे जी को संवेदना भी समझ में आनी चाहिए। हम्म तो आपकी रचना में जैसे माँ का बीमार हो जाना, भाई का बीमार हो जाना, उसके लिए क्या करना, जी उसको कैसे जो है केयर करना, ये सब चीजें भी कहानी जी के माध्यम से बच्चों को समझाई जानी चाहिए। तो जी आप जो है वो बच्चा ज्यादा सामाजिक हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, उसको सुख बहुत दुख जी हर्ष पीड़ा इन सब जी संवेदनाओं की समझ भी आनी हाँ चाहिए। बच्चा हंसे भी खुल के, जी तो बच्चा उदास भी हो उस कविता को सुन करके, या बच्चा कहानी पढ़ करके जी परेशान भी हो, इन सब चीजों का उसके हम्म अंदर होना चाहिए। तो सुषमा जी, आप भी ऐसा जी सोचती हैं? जी जी बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे, सबसे पहले अगर साहित्य की बात करें, क्योंकि बाल साहित्य की चर्चा हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साहित्य होता है वो बच्चों का बहुत अच्छा मित्र होता है। तो और एक किताब जो है उससे अच्छे मित्र कोई नहीं हो सकती। जीवन में सच्चे मित्र का बहुत महत्व है। और अगर बाल साहित्य की बात की जाए तो बाल साहित्य से अच्छा पथ प्रदर्शक कोई नहीं हो सकता है बच्चों के लिए। बाल साहित्य बच्चों का वो दोस्त है जो उसकी मन की हर भावना को अच्छी तरह से समझता है और जानता है। वह बच्चों को ऐसा साहित्य जो बच्चों को मन को छू जाता है, उनके अंदर संवेदना भर देता है, उन्हें निखारता है, हम्म, और उसके साथ साथ भावनाओं के साथ साथ आदर्श और संस्कार के गुण भी, उसके गुण भी समाहित कर देता है बच्चों के अंदर। हम्म, बाल साहित्य में इतना पावर होती है कि वो आदर्श और संस्कार के गुण समाहित कर देता है, और ऐसा आदर्श जो कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में नजर आए। हाँ, तो और ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि बाल साहित्य को प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हाँ, खुद ब खुद वो सारी खुद ब चीजें, खुद सीखते हाँ, चले जाते ये हैं। यही लिटरेचर की विशेषता है कि उसको निबंध नहीं पढ़ाना है। निबंध नहीं पढ़ाना है, और हाँ, बच्चे के संतुलित विकास के लिए मेरा समझती हूँ कि अच्छे बाल साहित्य का होना बहुत जरूरी है। हाँ। अब आप अच्छा देखिए बाल प्रेमचंद साहित्य प्रेमचंद जी की जैसे वो कहानी है ईदगाह। अब वो चिमटे वाली संवेदना, जो माँ की पीड़ा है उसको बच्चा समझता है, वो समझता है। तर्क भी देता है। तो उस कहानी के जी अंदर आप देखिए बच्चापन भी है और बच्चे को पीड़ा की समझ भी है। समझ भी वो है, और उसको अच्छा बाल संवेदना भी साहित्य व्यक्त जो करती है। है वो अपने आप बच्चों को अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है। वो हाँ, हाँ, कहता नहीं है लेकिन प्रेरणा देता रहता है साथ साथ। और हाँ, ये देखा गया है कि जो बच्चे बाल साहित्य पढ़ते हैं वो अन्य बच्चों के मुकाबले में ज्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, बिल्कुल। और उनके मन में मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए ज्यादा सहानुभूति होती है। वो उन प्राणियों के दर्द को ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। और जो बिल्कुल, बच्चा बाल साहित्य पढ़ता है, मुझे लगता है कि वो भविष्य में एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनता है। बिल्कुल। और तो बच्चे भविष्य के पाठक भी हैं। अगर पाठक आपने भी वहां पर उनकी भावभूमि तैयार कर दी तो वो अच्छे रीडर्स बाद में बन सकते हैं। बन सकते हैं और एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। एक 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ उसमें बच्चे हाँ, की एक जरूर रचना की। जरूर जरूर। कि बोले धरती रानी जी, बोले धरती रानी जी, क्यों करते मनमानी जी, पानी को ना व्यर्थ बहाओ, ना बहता छोड़ो पानी जी, हम्म, प्यासी धरती हर पल बोले, ना करना नादानी जी, जल बिन दूभर होगा जीना, सुन लो गुड़िया रानी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये छोटा सा है। और ऐसे ही एक देखिए, जैसे यहाँ वहां ना कचरा डालो, सुन लो प्यारे भोले भालों, कचरा है बीमारी का घर, इससे होते मक्खी मच्छर, घर बाहर घर साफ रखोगे, सुंदर सुंदर स्वस्थ बनोगे, प्यारा प्यारा देश बनाओ और सारे जग पर छा जाओ। तो ये
ऐसी रचनाएं हैं जो बच्चों को हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हाँ, समझ अपने आप पाते हैं सीख और समझ बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल। जी। शालिनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या किया जाए? जैसे एक सुझाव मेरे पास में ऐसा भी आया था कि बच्चों को जैसे लाइब्रेरी बनती है तो बच्चों को ही लाइब्रेरी के नियम बनाने के लिए एक समिति गठित की जाए जिनमें बच्चों को ही शरीक कर लिया जाए कि भाई आप बताओ कैसे बच्चों को पुस्तकें दी जाए, बच्चों के ही सजेशंस मांगे जाए। मैंने प्रेम जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ है, किसी स्कूल में या कोई संस्था ऐसी है जहां पर कि बच्चे हैं जो कि एक किताब का सालाना या मासिक संपादन कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उनकी रचनाएं आ रही हैं और फिर बच्चे ही उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का साहित्य जो कि बच्चे खुद रच रहे हैं, वो डेफिनेटली हर हाल में बच्चों से जुड़ा होगा। और हाँ, जब बच्चे समीक्षा कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें और ज्यादा होनी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी है चीजें, टाइम्स ऑफ आप इंडिया। इसमें हाँ कोई सुझाव अगर आपका होता है तो आप जरूर बताएं कि बच्चों हाँ, को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। हाँ, इन्वॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले जो साहित्य है उसको सॉफ्ट फॉर्म, क्योंकि आजकल बच्चे गैजेट से जुड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जिस तरह से हम ई बुक्स बनाते हैं हम्म, और लेखकों की और किताबों की, तो हम्म, अगर वो साहित्य ई साहित्य में परिवर्तित किया जा रहा है, हम्म, तो बच्चे क्योंकि गैजेट्स पर हैं, उनके पास अपने पर्सनल गैजेट्स हैं, पेरेंट्स अभी आजकल तो टीचिंग भी वैसे ही हो रही है कोविड के समय में, हम्म, तो उस तरह से बच्चों के सामने वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। और इसके अलावा एक और चीज जो दिख भी रही है और ज्यादा होनी चाहिए कि स्टोरी टेलिंग एक नई आर्ट के रूप में, हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स आया के है, रूप में बिल्कुल बढ़ बिल्कुल। रहा है, जो कि बड़े शहरों में तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, क्योंकि हम बैंगलोर से हैं, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे सब शहरों में दिख रहा है। हम्म, तो अपार्टमेंट्स में, लाइब्रेरीज में परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरह स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं, बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके जाते हैं और सुनते हैं। तो वो कहानियां जो हैं, वो साहित्य पुराना नया सबका संगम है, मिश्रण है, हम्म, तो वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो सुन के भी ग्रहण उतना ही कर रहे हैं, साहित्य को कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा बढ़ना चाहिए। एक और सुझाव कि हर रीजन में अलग अलग साहित्य रचा जा रहा है, हम्म, तो और पूरी फ्रेटर्निटी है लेखकों की जो कि ये काम कर रही है, तो क्यों नहीं और ज्यादा ट्रांसलेशन बाल साहित्य का भी हो, अनुवाद हो, हाँ, हाँ, ताकि ये बात भी सही। हमारे, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हम्म, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो उनको जोड़ने के लिए अगर बाल साहित्य का भी उतना ही ट्रांसलेशन हो, उतना ही अनुवाद हो जितना कि बड़ों के साहित्य का हो रहा है, तो वो जो एक जुड़ाव है बच्चों का, एक रीजन से दूसरे रीजन के बच्चों का, वो हाँ, होगा। बिल्कुल, और एक और चीज जो मुझे लगती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में, गांव में बच्चे शिक्षा कम ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो साहित्य से उनका डायरेक्ट, पुस्तकालय की कमी है, तो और पुस्तकालय है तो स्वस्थ साहित्य की कमी है, हाँ, तो ऐसी जगहों पर भी, क्योंकि बालक तो हर जगह है, बच्चे हर जगह हैं, तो उनकी रीच तक वो चीजें पहुंचाई जाएं। अब नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें हैं, बाल साहित्य बहुत अच्छा, हाँ, खूबसूरत, सुंदर साहित्य है, रंग बिरंगी किताबें हैं, बहुत कम दाम में उपलब्ध हैं, तो वो बुक फेयर छोटे छोटे शहरों में भी हों, ताकि ये किताबें या और जो हाँ, साहित्य रचा जा रहा है वो छोटे शहरों के बच्चों तक भी पहुंचे। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ तरीके करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल मोबाइल विंग हो ताकि बच्चों हाँ, के गांव के अंदर जाकर के एक दिन एक गांव में जाकर वो लाइब्रेरी खड़ी हो जाए, बच्चे आए वहां पर पढ़ें और वापस वहीं वो पूरा दिन वहीं बिल्कुल, खड़ी रहे, मोबाइल, बच्चे हाँ, आते जाते मोबाइल रहे, पढ़ते लाइब्रेरीज रहे। हों, हाँ, बिल्कुल। मोबाइल लाइब्रेरीज हो। अभी बल्कि कोविड में ये देखा गया कि बहुत सारी, अमर चित्र कथा ने अपने बहुत सारी किताबों को सॉफ्ट में कन्वर्ट करके हाँ, पीडीएफ फाइल्स, हमारे जानकार लोगों के मोबाइल में पीडीएफ फाइल्स के थ्रू उन्होंने अपने बच्चों को वो सब दिखाया, अमर चित्र कथाओं को, हाँ, हाँ, चंपक को, हाँ, नंदन को। हम्म, तो इस तरह से ये और ज्यादा बढ़े। कोविड
कोविड आने के बाद ये हुआ, तो ये और हाँ, पहले भी हो सकता था। ये कोविड ने बहुत बड़ा चेंज लेकर के आई है कि आप घर जी, बैठे हुए बच्चे को कैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जी। आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हमें भी लेकिन इन इस रचनाओं चीज़ को को सिखाने के लिए कोविड की ज़रूरत नहीं थी, ये पहले भी हो सकता था। ये हाँ, पहले भी हो तो सकता था। अब परिणाम ये निकलेगा कि अब ये रहेगा। जी, बिल्कुल, अब ये सही मिटाया कहा। नहीं जा सकता। जो ये परिवर्तन नहीं आया मिटाया है, जा वो परिवर्तन अब हाँ, आगे जी, जारी रहेगा। जी। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि स्कूलें वापस खुले, बच्चों को जो है सरप्राइज़ रीडिंग सेशन आयोजित किए जाएँ। हाँ, और हाँ। मेरा तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक है कि किसी दिन जैसे साइंस की टीचर आई और वो आकर के ये कहे कि आज आज हम पढ़ेंगे नहीं, और एक लाइब्रेरी में ले जाकर के खड़ा करे कि इस सेक्शन में सब साइंस की किताबें हैं, तुम अपनी मर्जी जी, से निकालो और पढ़ो। आर्ट की किताब जी, वाला आर्ट में ले जाए और उसको कहे कि तुम जो निकाल करके पढ़ना चाहो पढ़ो, यही तुम्हारा सरप्राइज रीडिंग सेशन है। जी। इस ये तरीके ये से होगा। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल। हाँ, इस तरीके ये के परिवर्तन आए तो बहुत जी, अच्छा ये लगेगा। परिवर्तन आएँगे, हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल जिनके पास पुस्तकालय नहीं है, वो लोग कॉमन पुस्तकालय शेयर करेंगे। हाँ, ऐसा नई शिक्षा नीति में भी ये सब सुझाव आए हैं। आए हैं ना। तो जी, हाँ, तो हाँ, कहीं नहीं, न कहीं कुछ न कुछ ऐसा होगा। और इंटरनेट पर जो बाल साहित्य है उसमें बाल मन ब्लॉग है, बाल सजग है, नानी की हुँ, चिट्ठियां हैं, फूल बगिया है। हुँ, ऐसे मैं बाल ब्लॉग भी देख रहा था जिनके अंदर ये हाँ। सब चीजें उपलब्ध हैं। बाल हंस भी है, बाल बाल हंस हंस भी भी, है। हाँ, बाल हंस भी है। जी, तो अ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बातचीत को कंक्लूड करने की स्थिति पर पहुंचा जाए। सुषमा जी, आपने बाल साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से रचा और लिखा, और आपके कुछ उदाहरण हम लोगों ने सुन करके ये समझा कि बाल साहित्य सही दिशा में जा रहा है। और शालिनी जी, आपसे ये समझ में आया कि बच्चों को कैसे जो है साहित्य को रचा जाना चाहिए, साहित्य में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाने के लिए लिटरेचर को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में आप लोगों से बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं सुषमा सिंह जी का और शालिनी श्रीवास्तव जी का बहुत-बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हम लोगों ने इस साहित्य पर शिक्षा और जो बाल साहित्य है और बाल शिक्षा है, उसको विषय पर केंद्रित करके अपनी बातचीत की। मुझे लगता है कि आने वाले कालखंड के अंदर या आने वाले समय में इस चर्चाओं को बाद में उद्धृत किया जाएगा कि ऐसी चर्चाओं में इस तरीके से जो है आप लोगों ने उदाहरण दिए और इस तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आप लोग आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।